हेलो बच्चों, मैं शबनम साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल के रिगार्डिंग फॉर्मूला बताया गया था, ड्राइव किया था हमने फॉर्मूला। तो पैरेलल का फॉर्मूला था हमारे पास 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। सेम लाइक सीरीज कनेक्शन की बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है सीरीज कनेक्शन में। आर एस मीन्स सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। आज मैं बात करूं, उससे भी प्रीवियस लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर। नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ लेक्चर 3 में आई थिंक वो समझाया हुआ है। तो V और I है ओम्स लॉ के बेसिकली। ओम्स लॉ में कहते हैं कि V जो है मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I के मीन्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही कह रहा है, एज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस द ग्राफ ऑफ V एंड I शुड बी लीनियर, वुड बी लीनियर। कि अगर V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा? इट्स ऑलवेज विल बी लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ये शो भी कर रखा है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। यही मैंने आपको एक ग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पे एक समझाने के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे V की वैल्यू ली है और I की ली है। ठीक है, कहने का मतलब है ओवरऑल कि जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे किसी भी कंडक्टर में, किसी भी अप्लायंस में, उतना ही उसके करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना ही करंट की वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह अगर ग्राफिकली इसको शो करना है हमने, तो ग्राफिकली क्या कहता है? तो ग्राफिकली है लीनियर ग्राफ शो करता है हमेशा V और I का। सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यूज ली है V की, इट विल बी दैट इज 0 ऑब्वियस। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10 दोनों की 5 वैल्यूज ली हैं। V की वैल्यू 2 के इंटरवल में ली है मैंने। ऑब्वियस, जब आप ग्राफिकली कोई भी वैल्यूज ले रहे हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो उनका इंटरवल सेम रखना होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही करंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने 5 का टाइम गैप लिया है, इंटरवल लिया है 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 2 की वैल्यू है, ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 की वैल्यू है अगर V की, तो 5 वैल्यू आ रही है करंट की। जब यहाँ पे 4 की वैल्यू है V की, तो 10 वैल्यू आ रही है करंट की। 6 वैल्यू है आपके पास V की, तो 15 वैल्यू ही आ रही है सिमिलरली यहाँ पे करंट की। 8 पे आपके पास आ रही है V की वैल्यू अगर, देन इट विल गिव 20 मीन्स करंट की वैल्यू है 20। इसी तरह ही लास्ट जो रह गया हमारे पास 25, 10 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर V की वैल्यू 10 है तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। अब आप इन डॉट्स को मैच करिए, आप देख सकते हो क्या दे रहा है? लीनियर स्ट्रेट लाइन। ओके, यही आपको ग्राफिकली बता रखा है कि V और हमारी हमेशा क्या देते हैं? स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर ग्राफ प्रोवाइड करते हैं। इट विल गिव ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यूनिफॉर्म ग्राफ या लीनियर ग्राफ, कुछ भी आप बोल सकते हो। इट मीन्स जिस हिसाब से करंट की वैल्यू बढ़ेगी उस हिसाब से पोटेंशियल, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि करंट की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो पोटेंशियल की कम हो जाए, या पोटेंशियल की बढ़ा रहे हो करंट की कम हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जितनी करंट की वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ रही है वैसे ही पोटेंशियल की भी बढ़ रही है। इट डिपेंड ऑन द अप्लायंस और कंडक्टर कि करंट कितना दे रहे हो या वोल्टेज कितना दे रहे हो। जैसे मेरे वोल्टेज यहाँ पे कम रखा है कि 2 का इंटरवल लिया है, करंट की जो वैल्यू है उसमें 5 का इंटरवल लिया है। बट अकॉर्डिंग टू जैसे मर्जी वैल्यूज रखो, इंटरवल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफिकली वो हमेशा क्या करेंगे? ग्रो ही करेंगे, इन द सेंस लीनियर ग्रोथ होगी।
सिमिलर ग्रोथ होगी, सिंक में ग्रोथ होगी एक साथ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। याद रखिए ओम्स लॉ ऑलवेज गिव स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसकी वेरिफिकेशन आती है कई बार, तो वेरिफिकेशन में वो ग्राफिकली एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस तरह का ग्राफ देता है, या फिर आपको एक चीज़ कहेगा कि अगर वी और आई स्ट्रेट लाइन ग्राफ देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है। सो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहते हैं, दैट वी विल डू आफ्टर दैट लेक्चर्स। ओके, लास्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ इस लेक्चर्स के ऊपर, प्लस न्यूमेरिकल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फैक्टर्स के। वैसे तो हमने ये थर्ड लेक्चर में हमने किया था, बट थोड़ा एलेबोरेशन से, एक्सप्लेनेशन से मैं इसको थोड़ा और करवा रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब फैक्टर जो हैं वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला दे रहा है वो लेंथ इज डबल, रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ, ठीक है, कि लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। सपोज अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस की लेंथ डबल कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इन द सेंस कि किसी कंडक्टर की, वायर की लेंथ डबल कर रहे हो, इट मीन्स वायर की लेंथ अगर आप डबल कर रहे हो देन इट द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट्स डबल्ड। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकेंड इक्वेशन इज इफेक्ट्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ए से डिनोट करेंगे, याद रख लीजिए लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, सेम स्मॉल ए से, सॉरी कैपिटल ए से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स वायर की मोटाई, थिकनेस, कितनी थिन है, कितनी थिक है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, दे रखा है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है, 1 है यहाँ पे, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए नीचे है, आर ऊपर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। लेंथ का याद रखिए, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला कि लेंथ अगर डबल हो रही है रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, ठीक है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं, देखो इसमें वो बोल रहा है थिक वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग लो रेजिस्टेंस। जो थिक वायर है वो लो रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है। सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो ऑपोजिट होगा। हमने अभी क्या पढ़ा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बोथ विल बी इनवर्स, किस लिए? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट वी हैव रेड ऑलरेडी। ओके, कि थिक वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग लो रेजिस्टेंस, जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस होगा, एंड थिन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग गेटिंग हाई रेजिस्टेंस। एरिया थिन वायर मतलब एरिया कम है, मोटाई कम है, पतली वायर है, तो जितनी मोटाई कम होगी, एरिया कम होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इट विल बी ऑपोजिट, ठीक है, इनवर्सली काम करेंगे। सो थिकनेस ऑफ वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमीटर। अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर है तो डायमीटर जो है उसकी थिकनेस होगी वायर की, ठीक है। डायमीटर मतलब जो वायर है ऑब्वियस है, सिलेंड्रिकल शेप आप कह सकते हो, तो वो थिकनेस, मोटाई, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, कि सर्कुलर में होती है ना, मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है जैसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपको लास्ट वीडियो में जब रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की बात हुई थी तो हमने फॉर्मूला राइज किया था R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, उसमें से हमने रेजिस्टिविटी निकाला था, ठीक है। तो वहाँ पे जो रो था, ठीक है, ये सिंबल रहता है रो का, ओके, आपको बताया भी था। तो यहाँ पे जो रो था, रो दैट इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, nature of the material of the conductor. It gives some material have low resistance whereas others have high resistance. For example, let's take two wire of equal length, one is copper and other is nichrome alloy.
we will find that nichrome wires resistance is more than the copper wire. सिंपल है कि alloy जो है उसका resistance कहीं ज़्यादा होता है as compared to metal के. Note that thing please. इसमें कई बार मतलब गिव रीज़न में या कुछ इस तरह से बाय फॉर्म में क्वेश्चन रह जाता है कि अलॉय जो है वो ही क्यों यूज़ की जाते हैं, क्योंकि अलॉय जो है वो हाई रेजिस्टेंस देता है एज़ कंपेयर टू मेटल के. देखो नाइक्रोम क्या है, अलॉय है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है. तो सिंपली नॉर्मल हम मेटल यूज़ करते हैं, नाइक्रोम कम यूज़ किया जाता है. क्यों? वो हाई रेजिस्टेंस देता है. ठीक है, नाइक्रोम ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस देता है. और रेजिस्टेंस का करंट से क्या रिलेशन है? सिंपली इट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू आर. हमने ओम्स लॉ पढ़ा था. तो R वैल्यू क्या देता है? V अपॉन I. तो I डिनोमिनेटर में है तो R क्या है? दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो I वैल्यू डिनोमिनेटर में है, R ऊपर है, तो रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट की वैल्यू उतनी कम होगी. सिंपल. ठीक है, तो नाइक्रोम वायर्स रेजिस्टेंस इज मोर देन द कॉपर वायर. ओके, तो इसीलिए अलॉय का रेजिस्टेंस जो है जो ज़्यादा हाई रहता है. तो जनरली इस पे क्वेश्चन अराइज होता है फैक्टर्स में से कि वाई नाइक्रोम वायर्स इज मोस्टली यूज्ड इन ऑल अप्लायंसेस. मतलब कई सारे ऐसे अप्लायंस हैं खासकर जो ज़्यादा वोल्टेज लेते हैं, तो उन अप्लायंस में नाइक्रोम वायर यूज़ की जाती है. रीज़न इट गिव्स हाई रेजिस्टेंस, हाई आइल्ड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर के. ये इसका चौथा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल. कि आप किसी कंडक्टर के तौर पर जब वायर यूज़ कर रहे हो तो किस तरह की वायर यूज़ कर रहे हो, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हो कंडक्टर का, दैट गिव्स थर्ड फैक्टर. इट ऑल्सो इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑल्सो. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर. सिंपल है, टेम्परेचर नॉर्मली कांस्टेंट है. एज ए फॉर्मूला के तौर पर तो टेम्परेचर क्वांटिटी नहीं आती, बट फैक्टर्स में काउंट होती है. ठीक है, तो फैक्टर्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है ऑब्वियस. तो फैक्टर्स की बात करें अगर, कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी प्योर मेटल्स का, अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा. सेम अगर टेम्परेचर को लो कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. If you are increasing the temperature, resistance will increase. If you are decreasing or lowering the temperature, resistance also decreases. ठीक है, तो ये फोर्थ फैक्टर है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगी. 4 फैक्टर्स पढ़े हमने अभी तक. फर्स्ट फैक्टर हमने किया था लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सेकेंड हमने किया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. थर्ड हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. इट गिव्स रो. ठीक है, रो से डिनोट किया जाता है इसको. एंड नेक्स्ट इज, इसमें क्या था कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही हमारे पास करंट की वैल्यू कम होती है. तो सिंपल है कि मटेरियल कम रेजिस्टेंस वाला होगा तो रेजिस्टेंस, मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होगा और तो करंट की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी. इट विल इन्वर्स. एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इट विल ऑल्सो इंक्रीजेज. इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज. सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड. सो आई विल शो यू समथिंग. यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्क्लोज करना चाहूँगी कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, पहला फैक्टर था हमारे पास दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड फैक्टर था रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर. अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ, इफ़ वी कंबाइन फर्स्ट और second equation, first and second equation, then what we will get? It will give r कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, proportional to l over a. या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, r is proportional to l multiply 1 over a. सेम l over a प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को अगर मैं हटाऊँ तो इसकी जगह आप यूज़ करते हो रेजिस्टिविटी विच इज़ रो l over a. तो रो यहाँ पे क्या है? दैट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. क्या है? मटेरियल ऑफ
कंडक्टर, जो हमने अभी तक थर्ड फैक्टर पढ़ा है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बताया टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट लिया जाता है, फॉर्मूला के अंदर नहीं आता। इन द सेंस ये हमने ऑलरेडी, आपको याद होगा अगर प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला कर रखा है। ठीक है, अगर आपको करना है आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं कि इस फैक्टर को हमने किस तरह से बनाया था। तो ये फैक्टर सारे कंबाइन होकर ये फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। इसमें से अगर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो R मल्टीप्लाई हो जाएगा A के साथ, और L यहाँ पे ऊपर है मीन्स न्यूमरेटर में, एंड यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है बेसिकली, रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बने रहिएगा तब तक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो ऑल्सो, एंड शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, सो दे विल गेट ऑल्सो बेनिफिट द चैप्टर्स, डिटेल्स, कंसेप्ट, सारा कुछ। तो नेक्स्ट वीडियोस में, और एक चीज़ और, मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में अनाउंस किया था कि इस लेक्चर के एंड में, मीन्स इस लेक्चर की, इस वीडियो का मतलब लेक्चर का लास्ट लेक्चर होगा जो इस चैप्टर का, उस चैप्टर में, उस लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, यू विल डाउनलोड फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो बने रहिएगा तब तक टिल लास्ट लेक्चर, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, so like, share and subscribe as usual. See you then.